हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनीता शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स, गवर्नमेंट वीवाईटी पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग में हूँ। मैंने आज आपके लिए एक वीडियो लेक्चर तैयार किया है। ये बीएससी फाइनल के लिए पेपर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 और मेरा आज का जो वीडियो लेक्चर का टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सामान्य तौर पर आप जानते हैं कि पदार्थ में सभी पदार्थों में लगभग चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। चुंबकत्व के गुण के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पहले वाले पदार्थ को हम कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरा को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय पदार्थ। और तीसरा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लौह चुंबकीय पदार्थ। अब प्रश्न उठता है कि ये तीनों में क्या डिफ्रेंशिएशन है। तो ये तीनों की प्रबल चुंबकीय क्षमता के आधार पर इनके तीनों के बीच में डिफ्रेंशिएट किया गया है। जो पहला है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ये वे पदार्थ होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा के विपरीत लेकिन अल्प चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। और अगर इनको चुंबकीय अक्ष के सिरों के पास लाया जाता है तो उससे वे प्रतिकर्षित होते हैं। क्षेत्र की दिशा के विपरीत लेकिन अल्प चुंबकत्व प्राप्त करते हैं और चुंबकीय ध्रुवों के पास लाए जाने पर प्रतिकर्षण का गुण प्रदर्शित करते हैं। ऐसे पदार्थ को हम नाम देते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे बिस्मथ, जिंक, कॉपर, सोना, चांदी, हीरा, ये सब सब्सटेंसेस जो हैं ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। और इसके बाद दूसरा हम लेते हैं पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या हैं? इन चुंबकीय पदार्थों को अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो इस क्षेत्र की तीव्रता के दिशा में लेकिन अल्प चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। और इनको चुंबकीय अक्ष के पास लाया जाए तो ये आकर्षण का गुण प्रदर्शित करते हैं। तो जो प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में थी उससे लगभग विपरीत प्रॉपर्टीज़ इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में प्राप्त होती है। डायमैग्नेटिक में क्षेत्र की दिशा के विपरीत लेकिन अल्प चुंबकत्व प्राप्त करते हैं और ये पदार्थ क्षेत्र की दिशा में लेकिन अल्प चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। वो चुंबकीय सिरे पर लाए जाने से प्रतिकर्षित होते हैं पर तो ये आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार इनमें ये जो पदार्थ है कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीज, ये प्लेटिनम, ये सब पदार्थ जो हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के को प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा जिसको हम कहते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ, जिससे कि आप परिचित हैं, जिसको आप जानते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि जिनमें अत्यंत प्रबल चुंबकत्व धारण करने की क्षमता होती है। थोड़े से भी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अत्यंत प्रबल चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, मैग्नेटाइट, ये सब ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब हम तीनों पदार्थों के अलग अलग गुणों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया, पहले गुण तो यही हो गया कि इसको क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा के विपरीत लेकिन अल्प चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। अब अगर दूसरा गुण क्या है कि अगर हम इन पदार्थों को छड़ के रूप में किसी चुंबकीय ध्रुवखंडों के बीच रखते हैं तो ये छड़ क्षेत्र की दिशा के अभिलंबवत हो जाती है। एक पहली प्रॉपर्टी इसकी हो गई, क्षेत्र जो है घूमकर इसकी छड़ जो है अभिलंबित हो जाती। दूसरा, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ध्रुवखंडों के बीच में रखे जाने पर ध्रुवखंडों के बीच की दूरी जितनी होगी ये कम तीव्रता की ओर प्रदर्शित करते हैं। असमान चुंबकीय क्षेत्र में इनकी तीव्रता कम हो जाती है। अगर NS के बीच की दूरी कम है तो जो द्रव, अगर हमने कोई लिक्विड लिया, कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का द्रव लेते हैं अगर, और उसको हमने 2 ध्रुवखंडों के बीच जिनके बीच की दूरी कम है उसको वहाँ पर रखा तो जो लिक्विड होता है बीच से दब जाता है। और सेम चीज़ में उसी लिक्विड को अगर हम दूरी बढ़ा देते हैं तो वो लिक्विड जो है उसका जो तल है वो उभरता हुआ ऊंचा तल जो है ऊपर की ओर उठ जाता है। ये डिपेंड, अगर यहाँ कम हो रहा है इसका मतलब क्षेत्र प्रबल बीच में है इसलिए ये कम हो गया, और यहाँ पर जो क्षेत्र है वो ध्रुवों पर प्रबल है इसलिए ये ऊपर की ओर उठ जाता है। तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का एक सबसे इम्पॉर्टेंट गुण प्राप्त होता है। किस तरह से ये इनके तल में परिवर्तन होता है। असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर इनके तल में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। अब तीसरा लेते हैं हम, तीसरा गुण कि अगर किसी एक यू नली में प्रतिचुंबकीय पदार्थ का लिक्विड रखें, द्रव लें और उस यू नली को इन ध्रुवखंडों के बीच रखें। जब ध्रुवखंडों के बीच हम इस यू नली को रखते हैं तो द्रव का तल जो है नीचे की ओर आ जाता है। तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की तीसरी विशेषता हो गई कि तल नीचे की ओर चला जाता है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? इनके लिए जो आपेक्षिक चुंबकनशीलता होती है ये 1 से कम होती है, लेस-देन-1 होती है। और काई जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति, इसका मान नेगेटिव होता है। तो इस तरह ये लगभग 5 से 6 प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में प्राप्त होती है।
क्योंकि जब हम दूसरा लेते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के गुण लगभग विपरीत होते थे जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में होते थे। इन्हीं के आधार पर हम देख सकते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के क्या गुण, अन्य गुण प्राप्त होते हैं कि अगर इनको NS ध्रुवखंडों के बीच में रखा जाए तो ये जो छड़ होती है वो क्षेत्र के पैरेलल चलती है, क्षेत्र की दिशा में की ओर चलने की प्रयास करती है। जहाँ पर पहले अभिलंबित होती थी तब ये समानांतर हो जाती है। जब हम इनको दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, जब हम किसी अनुचुंबकीय द्रव को NS ध्रुवखंडों के मध्य में रखते हैं, ध्रुवखंडों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है, तब इनके बीच का जो तल होता है वो नीचे की ओर गिरता है। और जब दूरी बढ़ा दी जाती है तब नीचे की ओर गिरता है, और जब दूरी कम कर दी जाती है तो ये ऊपर की हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये बढ़ाने पर ऊपर की ओर आया तो पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, ये कम करने पर ऊपर की ओर आएगा। बस दोनों एक दूसरे के अलग। यहाँ पर कम करने पर तल नीचे गिर रहा था, किसमें, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में। सेम सिचुएशन में पैरामैग्नेटिक कंपोनेंट रहेगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम पैरामैग्नेटिक लिक्विड को किसी NS ध्रुवखंड में रखते हैं तो दूरी कम होने पर इनका तल ऊपर की ओर हो जाता है, और दूरी बढ़ाए जाने पर उसका तल है वो नीचे की ओर आ जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर हमने सेम ये इसमें जो हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस दे रहे हैं इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ के लिक्विड को यूनली में लेकर के अगर हम इसको ध्रुवखंडों के बीच में रहते हैं तो इसका तल जो पहले गिर रहा था वो तल अब ऊपर की ओर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लगभग सारी प्रॉपर्टी जो है जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में थी उसके अपोजिट प्रॉपर्टी हमको इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में प्राप्त होती है। उसके लिए हम लोगों ने पहले देखा कि इसमें आपेक्षिक चुंबकनशीलता <1 होती है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ये μr > 1, और जो काई है, काई का मान नेगेटिव था तो इसके लिए ये काई का मान पॉजिटिव प्राप्त होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों लगभग एक दूसरे से विपरीत गुणों को प्रदर्शित करते हैं। और अगला वाला जो है वो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे जानते हैं। इसमें अत्यंत प्रबल चुंबकत्व धारण करने की क्षमता होती है। इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये बहुत तेज़ी से चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। किसी भी चुंबकीय सिरे में रखे जाने पर इनकी बहुत अधिक मैक्सिमम चुंबकत्व को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें अगर इसको जैसे जैसे हम तीव्रता का I का मान बढ़ाते हैं उसके अकॉर्डिंग H का मान भी बढ़ता चला जाता है। एक विशेष ताप पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसके चुंबकत्व का मान जो धीरे धीरे घटता है, और एक विशेष ताप पर ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थों की तरह कार्य करने लगते हैं। कब, जबकि ताप बढ़ाया जाए। एक विशेष ताप पर आकर के फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के गुण और जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैं इनके गुण आपस में सिमिलर की तरह व्यवहार करने लगते हैं। वो टेम्परेचर जिसमें ये ऐसा होता है कि लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करने लगता है, उस टेम्परेचर को नाम दिया गया है क्यूरी टेम्परेचर, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में इसको देखेंगे, इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। अब हम लोग इन तीनों पदार्थों को एटॉमिक मॉडल के आधार पर एक्सप्लेन करते हैं, इनको देखते हैं इनमें क्या परिवर्तन होता है। पहले हम लोग ले लेते हैं डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डाईमैग्नेटिक पदार्थ जो हैं इनमें क्या होता है, पहली बात तो ये क्षेत्र की दिशा के विपरीत लेकिन अल्प चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। यदि अगर हम एटॉमिक मॉडल के आधार पर देखें तो ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या हो गया, इनमें इलेक्ट्रॉन के पेयर बने जिनकी स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होती है। जब इलेक्ट्रॉन के पेयर फॉर्म होते हैं तो क्या होता है, ये आपस में एक दूसरे को अपने चुंबकीय आघूर्ण को एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जिससे इनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो 0 हो गया। क्यों? क्योंकि इनके पास पेयर फॉर्मेशन है, ये एक भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं है, सब सम संख्या में है। सम संख्या में होने के कारण क्या हो गया, इनके स्पिन एक दूसरे के अपोजिट हो गए। जब ये स्पिन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे तो नेट चुंबकीय आघूर्ण जो होगा, कुल चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ऐसे पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो क्या होगा, चूँकि इनका परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट तो 0 हो गया है। जब इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, और अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पे मान लीजिए जब जैसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर अभिलंबवत नीचे की ओर इस पर एक बल कार्य करता है जो कि लॉरेंज फोर्स होता है। यहाँ पर एक लॉरेंज फोर्स कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अगर इलेक्ट्रॉन की गति एंटी क्लॉकवाइज है, और तो एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है परपेंडिकुलर बाहर की ओर इसमें लॉरेंज फोर्स लगता है, तो इसके चूँकि इसी गति इलेक्ट्रॉन की गति एंटी क्लॉकवाइज है, फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, और हर एक एटम की अपनी एक और रेडियस होती है, उसी त्रिज्या में वो गति करता है।
तो क्या होता है कि इसके चूँकि नीचे लगने के कारण इसके कोणीय वेग में परिवर्तन, ये कोणीय वेग घटने लगता है। जितना कोणीय वेग घटता है उतना ही उसके मैग्नेटिक मोमेंट के मान में भी मैग्नेटिक मोमेंट भी घटने लगता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जैसे ही डायमैग्नेटिक सब्सटेंस था उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही चूंकि यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है जीरो है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की एंटी क्लॉकवाइज गति होने के कारण लॉरेंज फोर्स टुवर्ड्स बाहर की ओर लग रहा है, त्रिज्यीय दिशा में बाहर लग रहा है, जिसका इसका कोणीय वेग बदल रहा है। कोणीय वेग बदल में कमी हो रही है, कोणीय वेग में कमी होने के कारण मैग्नेटिक मोमेंट में भी कमी हो रही है। अब अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, क्लॉकवाइज गति कर रहा है, क्लॉकवाइज गति करने में क्या होगा, जो लॉरेंज फोर्स है वो टुवर्ड्स अंदर की ओर लगेगा। अंदर की ओर लगने के कारण क्या हो जाएगा, उसका जो कोणीय वेग होगा वो बढ़ेगा। कोणीय वेग बढ़ने के कारण क्या होगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ेगा। तो अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, चूंकि निश्चित त्रिज्या है, उस गति के कारण जो पेयर फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर के फॉर्म में है, एक तरफ कोणीय वेग घट रहा है, एक तरफ कोणीय वेग बढ़ रहा है, तो घटने बढ़ने के कारण मैग्नेटिक मोमेंट में भी परिवर्तन होता है। इसलिए तब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते। जब ये कैंसिल नहीं कर पाते तो कुछ समय बाद, कुछ टेम्परेचर के बाद किसी एक दिशा में अलाइन हो जाते हैं। जिस दिशा में अलाइन होते हैं उस दिशा में मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है इसका, लेकिन वो दिशा हमेशा क्षेत्र की दिशा के विपरीत प्राप्त होती है। तो जब कण, चूँकि यहाँ पर दिशा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों इसमें स्पिन पॉसिबल है, दोनों तरीके से गति कर रहा है, तो कोणीय वेग के घटने और बढ़ने के कारण कोणीय वेग घट रहा है, साथ ही साथ मैग्नेटिक मोमेंट भी घट रहा है। अगर यहाँ से क्लॉकवाइज दे रहे हैं तो उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो ये दोनों अपने ही मोमेंट को कैंसल आउट नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या होता है, किसी एक दिशा में जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो दिशा कहाँ से होती है, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत प्राप्त होती है। इसलिए ऐसे पदार्थ जो होते हैं क्षेत्र की दिशा में अल्प चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। जैसे हमने पहले ही आपको बताया था, तो ये एटॉमिक मॉडल के आधार पर भी हमको ये कैलकुलेशन प्राप्त होता है। अब हम चलते हैं, दूसरा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या था कि क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में लेकिन कम चुंबकत्व प्राप्त करते थे। इधर क्या है, ये एटॉमिक मॉडल के अनुसार पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑड होती है। इस पहले वाले में इवन थी तो इसमें ऑड होगी। ऑड होगी तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हमेशा बनी रहेगी। एक इलेक्ट्रॉन अधिकता हमेशा अधिक बना रहेगा, एक की एक्सेस रहेगी। जब एक एक्सेस रहेगा तो हर बार उसमें क्या होगा कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहेगी, तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा निश्चित रहेगी। इसका मतलब इसमें परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, एक स्थायी चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त होगा रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होने के कारण ये जो किसी एक दिशा में जो कण जो होंगे किसी एक दिशा में ही गति करेंगे। जब इसमें स्थायी चुंबकीय आघूर्ण मिल रहा है, इसका मतलब है कि जब कण कहीं भी गति करता है तो रैंडमली गति कर रहा है, किसी भी दिशा में गति कर रहा है, क्योंकि इसकी एक दिशा नहीं है, कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन जब इसको क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है कि यही कण किसी एक दिशा की ओर अलाइन हो जाते हैं, किसी एक दिशा में चलने का प्रयास करते हैं। तो ये दिशा कौन सी होती है, जिस दिशा में पार्टिकल जिस दिशा में कण को रखा गया है, कण की दिशा की ओर ये कण एक दिशा में अलाइन होते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब जैसे ही इन पार्टिकल को क्षेत्र में रखा जाता है तो इन पर एक रिपल्सिव फोर्स या बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। ये बल आघूर्ण जो होता है कण को क्षेत्र की दिशा में अलाइन होने को रोकता है। एक तरफ कण में क्या हुआ है, एक साइड कण में एक कहना चाहिए बल आघूर्ण मतलब टॉर्क उत्पन्न होता है। ये टॉर्क क्या करता है, कण क्षेत्र की दिशा में जाने का प्रयास करते हैं, अलाइन होने का प्रयास करते हैं। तो कुछ चीज़ें, इसके कुछ पार्टिकल जो होते हैं इस बल आघूर्ण से इस अलाइनमेंट का विरोध करते हैं। वो कौन से कण होते हैं, उसको हम कहते हैं परमाणुओं का परस्पर थर्मल एजिटेशन इस कण को अलाइनमेंट होने से रोकता है। इसलिए ये कण जो होते हैं क्षेत्र की दिशा में, लेकिन अत्यंत जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, ये कण जो है बल आघूर्ण का मान कम होता जाता है और कण क्षेत्र की दिशा में और अलाइन होते चले जाते हैं। इसका मतलब है इस अवस्था में कण क्षेत्र की दिशा में किसी एक दिशा में चलते हैं और अलाइनमेंट प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर अत्यंत अल्प चुंबकत्व लेकिन क्षेत्र की दिशा में प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो एटॉमिक मॉडल के आधार पर हम लोगों ने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को देखा कि क्षेत्र की, चूँकि इसमें
ऑड नंबर के इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन हमेशा ज़्यादा रहेगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अधिक है, इसलिए इसमें परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट है। इसलिए जब इसको जैसे फील्ड में रख रहे हैं तो बलागुण एक उत्पन्न हो रहा है जो कि कण के अलाइनमेंट होने का विरोध करता है। लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे ये कण जो होते हैं क्षेत्र की दिशा में अत्यंत अल्प चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। अब तीसरा है हमारे पास जो है, जिस तीसरे को हम नाम देते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या है कि ये पदार्थ जब यहाँ पर जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट प्राप्त होता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कण हैं ये छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेट के फॉर्म में प्राप्त होते हैं। एटॉमिक मैग्नेट क्या है? एक प्रकार का मैग्नेटिक डाइपोल है। डाइपोल मतलब कि दो पोल है जिनके बीच का डिस्टेंस जो है फिक्स्ड है। तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा चुंबकत्व धारण करने की क्षमता है। इसलिए इस प्रकार के पदार्थ में ये एटॉमिक मैग्नेट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एटॉमिक मैग्नेट प्राप्त होते हैं। और ये एटॉमिक मैग्नेट जो होते हैं किसी एक दिशा में ही गति करने का प्रयास करते हैं और एक प्रकार का समूह, एक ग्रुप बन जाता है। एटॉमिक मैग्नेट मतलब एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन का पेयर है जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है और सारे के सारे एटॉमिक मैग्नेट किसी एक दिशा में जाने का प्रयास करते हैं। तो एक प्रकार का ग्रुप फॉर्म होता है। इस ग्रुप में अधिक संख्या में, बहुत अधिक संख्या में एटॉमिक मैग्नेट उपस्थित रहते हैं और इस प्रकार का जो ग्रुप बनता है, इस ग्रुप को हम नाम देते हैं डोमेन। डोमेन क्या है? एक प्रकार का ग्रुप है जिसमें बहुत अधिक संख्या में, इनकी संख्या 10⁻17 टू 10⁻21 होती है। इतनी अधिक संख्या में एटॉमिक मैग्नेट उपस्थित होते हैं और वो क्षेत्र की दिशा में अलाइन होने का प्रयास करते हैं। अगर इन कणों को क्षेत्र के मतलब ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाता है तो क्या होता है, पहले तो ये रैंडमली कहीं भी गति करते रहते हैं। मतलब कहना चाहिए कि ये चूँकि इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि क्षेत्र की अनुपस्थिति में एक क्लोज चेन बनाते हैं। लेकिन जब इनको क्षेत्र में रखा जाता है तो दो प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। पहला प्रभाव क्या होता है, जैसे हम इनको क्षेत्र में रखते हैं, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये क्षेत्र की दिशा में अलाइन होने का प्रयास करते हैं। जब अलाइन होने के प्रयास करते हैं तो ये धीरे धीरे इनकी जो गति है वो किसी एक स्थान से प्रारंभ होती है, एक सिरे से इनका डायरेक्शन लगातार बदलता चला जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर डोमेन की संख्या बहुत ज़्यादा है। जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है, ये पहला चित्र जो है चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में है, कण जो है इस तरह से अलग अलग दिशाओं में गति कर रहे हैं, माने डोमेन। अब अगर इनको फील्ड में रखा गया, जब जैसे इनको फील्ड में रखा जाता है तो ये क्या होती है, इनकी जो डोमेन होती हैं वो अपने स्थान से घूमना प्रारंभ करती है और घूमती किस दिशा में है, जिस दिशा में फील्ड होती है। हर डोमेन जो है फील्ड की दिशा में आने का प्रयास करती है, इससे सबके डायरेक्शन जो है बदलते चले जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है पहली अवस्था में जब प्रबल चुंबकत्व रखा हुआ है तो डोमेन का रोटेशन प्रारंभ होता है। डोमेन रोटेट होकर कहाँ जाने की कोशिश करते हैं, जिस दिशा में फील्ड है। फील्ड की दिशा अगर ये है तो सारी डोमेन घूमकर इस तरफ आने का प्रयास करती है और अलाइन होने का प्रयास करती है। जब वो घूमते घूमते उस अलाइनमेंट को प्राप्त कर लेती हैं तो वहाँ पर एक सैचुरेशन की कंडीशन आ जाती है, अधिकतम चुंबकत्व प्राप्त हो जाता है। अब अगर दूसरी स्थिति में कि अगर हमारा क्षेत्र कम जो शीर्ण क्षेत्र है, कम चुंबकत्व का क्षेत्र है, उसमें रखे जाने पर क्या होता है कि ये जो डोमेन होती हैं ये डिस्प्लेस होती हैं। डिस्प्लेस कहाँ होती हैं, जो डोमेन की दिशा फील्ड की दिशा में होती है, जैसे ये वाली इसकी दिशा और इसकी दिशा समान है और ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ चल रही है, तो जिस डोमेन की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर होती है वो आकार में बढ़ जाती है और बाकी जो दिशाएं होती हैं जो कि क्षेत्र के विपरीत हैं वो डोमेन घटती चली जाती हैं। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, परिसीमन ऑफ डोमेन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डोमेन। और परिसीमन मतलब इनकी बाउंड्री जो है वो चेंज होती है। बाउंड्री क्यों चेंज हो रही है कि जो डोमेन की रोटेशन क्षेत्र के साथ चल रहा है, क्षेत्र की ओर चल रहा है, वो तो आकार में बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन जो ऐसी नहीं, क्योंकि चार में से केवल कोई एक ही डायरेक्शन होगा जो फील्ड की ओर होगा, तो जो फील्ड की दिशा में होगा केवल वही हिस्सा जो है बढ़ता हुआ प्राप्त होता है। इसको हम कहते हैं कि इसकी डोमेन का डिस्प्लेसमेंट, डोमेन अपने स्थान से डिस्प्लेस हो रही है तो क्या होगा, जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो उनका आकार बढ़ेगा, उनका आकार बढ़ता चला जाता है और बाकी का उतना ही कम होता चला जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या हो रहा है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर रोटेशन के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। रोटेशन हुआ तो अलाइनमेंट प्राप्त हो गया, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट होता है तो परिवर्तन होता है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है रोटेशन के कारण और वीक चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के कारण। तो इससे क्या प्राप्त होता है कि
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में चुंबकत्व की मात्रा तो बहुत अधिक है, प्रबल चुंबकत्व में जो मान प्राप्त हो रहा है वो बहुत अधिक है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि कण जो हैं एक दिशा की ओर अलाइन हो रहे हैं। लेकिन अगर कम लेस है तो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट के कारण इसमें सैचुरेशन की स्थिति प्राप्त होती है। तो दोनों ही अवस्था में, पहली अवस्था हो गई रोटेशन की अवस्था, दूसरी अवस्था हो गई डिस्प्लेसमेंट की अवस्था, दोनों ही अवस्था में हमको अधिकतम चुंबकत्व या संपूर्ण चुंबकत्व प्राप्त होता है। अब अगर चुंबकत्व ये प्रक्रिया पूरी हो गई तो कभी कभी क्या होता है, कुछ डोमेन अपनी प्रारंभिक स्थिति से जिस पहले रोटेट करते करते अपनी पूर्व स्थिति में वापस नहीं आ पाते। जब डोमेन अपनी पूर्व स्थिति में वापस नहीं आ पाते, इसका मतलब है कुछ ना कुछ उसके पास चुंबकत्व शेष रह जाता है। जो चुंबकत्व शेष रह जाता है उस चुंबकत्व को कहा जाता है अवशिष्ट चुंबकत्व। जो चुंबकत्व शेष है इसका मतलब वो है रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म, अवशेष चुंबकत्व कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जब ये जो चुंबकत्व था कुछ हिस्सा शेष रह गया, इसका मतलब उसको वापस लाने के लिए एक फील्ड उत्पन्न हो गई। वो जो फील्ड प्राप्त होती है उस फील्ड को नाम दिया गया है निग्रह बल क्षेत्र, कोरेसिव फील्ड, कोरेसिव फोर्स फील्ड। और ये जो प्रॉपर्टी होती है कि पदार्थ के अवशिष्ट चुंबकन हुआ, उसके बाद कुछ हिस्सा शेष रह गया, ये जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को नाम दिया जाता है धारणशीलता, रिटेंटिविटी। और अगर पदार्थ एक बार चुंबकित हो गया मतलब चुंबकन का उसमें गुण आ गया, उसके बाद उसे विचुंबकित किया जाए, मतलब चुंबकन का गुण समाप्त किया जाए। एक बार मैग्नेटाइज किया गया, उसके बाद उसका दोबारा डीमैग्नेटाइज किया गया। इन प्रोसेस के बीच में, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के बीच में, एक पूरे साइकिल के बीच में क्या होता है, एनर्जी लॉस होती है। जो एनर्जी लॉस हो रही है इस प्रक्रिया में, उस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है हिस्टैरिसीस। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें कि ऊर्जा क्षय होता है पदार्थ को चुंबकित करने में और पदार्थ को विचुंबकित करने में, जो प्रक्रिया होती है जिसमें एनर्जी लॉस होता है, उसको कहते हैं हम लोग हिस्टैरिसीस या शैथिल्यता। और ये इस प्रोसेस को शैथिल्यता, और ये जिसमें जो ऊर्जा एनर्जी लॉस होती है, क्योंकि पदार्थ मैग्नेटाइज हुआ फिर डीमैग्नेटाइज हुआ, इसमें एनर्जी लॉस हुआ, इस एनर्जी लॉस को हम कहते हैं शैथिल्य हानि, हिस्टैरिसीस लॉस। थैंक यू।